हाय गाइस, वेलकम टू ESC गेट PSU शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या एजुकेशन। एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने डिमांड किया था इसका, और ये सीरीज़ है परसेंटेज की वीडियो की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 6 to 7 पार्ट करेंगे, जिसमें सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं एकदम लेवल 0 से आपको सिखाऊंगा और एक ऐसे लेवल तक लेके जाऊंगा जहां तक जाने के बाद आप इंजीनियरिंग सर्विस में, गेट में, पब्लिक सेक्टर में जितने भी परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि इसका वेटेज गेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। हर साल परसेंटेज टॉपिक पे 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, सारे ब्रांच को मिला दिया जाए तो इसका आने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में। तो परसेंटेज टॉपिक जो एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, और जब अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो आप बाकी तब टॉपिक है जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से मतलब परसेंटेज पे बेस्ड है। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो ये सारे टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इससे हेल्प मिलेगा। परसेंटेज का PSU में बहुत ज़्यादा वेटेज है। हर PSU में परसेंटेज पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। अगर उसमें क्वांट सेक्शन आ रहा है तो परसेंटेज को स्किप नहीं किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा परसेंटेज का। कुछ टर्म होंगे परसेंटेज से रिलेटेड, उसको समझेंगे। तो आज का वीडियो टोटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा। 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे और नेक्स्ट पार्ट पे इस कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग सीखे रहेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि परसेंटेज होता क्या है, इसका यूज क्या है। तो परसेंटेज देखो बच्चों, परसेंटेज जो वर्ड बना है वो पर सेंट से मिलके बना हुआ है। पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है एवरी, ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100। तो एवरी 100 में जब किसी चीज़ का बात करते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज की बात होती है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि किसी भी चीज़ को आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 1% के बराबर होती है। अब चूंकि हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नंबर रहेंगे, नंबर को आपको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा और एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो 1% की वैल्यू के बराबर होगी। अगर आपको 5% निकालना है तो 5 पार्ट की वैल्यू को आपको लेना पड़ेगा। अगर 10% निकालना है तो 10 पार्ट की वैल्यू को लेना पड़ेगा। अगर दूसरे भाषा में बोलूँ तो कोई भी नंबर दिया रहेगा, आप उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसे आप 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाती है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम और क्लियर होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि परसेंटेज को बनाया क्यों गया, इसका यूज क्या है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा तब क्लियर होगा आपका कि परसेंटेज का यूज क्या है। मान लो कि राम है और एक श्याम है, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों का स्कूल अलग है, इनका एग्जाम होता है, ठीक है। तो राम पाता है 25 मार्क्स। कितना पाता है राम? 25 मार्क्स। और श्याम पाता है 30 मार्क्स। दोनों का स्कूल अलग अलग है। अगर मैं बोलूं आपसे बच्चों कि इन दोनों में अच्छा कौन है, इन दोनों में से अच्छा कौन है, तो आप बोलोगे, जो लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होंगे, जिनको परसेंटेज का आइडिया नहीं होगा, वो बोलेंगे कि सर श्याम जो है, श्याम देखने में लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 30 मार्क्स पाया है। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो बोलेगा कि नहीं सर, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि राम अच्छा है कि श्याम अच्छा है। अगर वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते, सेम पेपर देते, तब जाकर हम बता सकते थे कि वो लोग के क्या है, श्याम अच्छा है। लेकिन हमको नहीं पता है कि राम कितने मार्क्स में से कितना पाया है, श्याम कितने मार्क्स में से कितना पाया है। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम मार्क्स बता दीजिए कि इस एग्जाम का कितना था, उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि राम अच्छा है कि श्याम अच्छा है। अगर बच्चों मैं आपको बोल दूँ कि मैक्सिमम मार्क्स की बात कर दूँ कि मैक्सिमम मार्क्स में मान लो मैंने दे दिया, अब मैक्सिमम मार्क्स दे दिया बच्चों, तो मान लो मैं बोला कि राम जो है, राम का जो पेपर था 50 मार्क्स था और श्याम का जो पेपर था 100 मार्क्स का था, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि कौन अच्छा है, क्योंकि आप देखो, ये देखने में आपको लग रहा था कि श्याम 30 मार्क्स पाया है, ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में 100 में 30 पाया है और राम कितने में, 50 में 25 पाया है। यानी कि अगर पहले का राम का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि 50% राम स्कोर किया है और श्याम कितना किया है, 30% स्कोर किया है। अब दोनों में से किसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो इनमें से राम अच्छा है। लेकिन केवल नंबर देख के आपको लग रहा था कि श्याम अच्छा है, लेकिन जब परसेंटेज आप निकाले तो आपको पता चला कि राम अच्छा है। तो बच्चों परसेंटेज का यूज किया जाता है दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है।
तो परसेंटेज का यूज होता है दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन करने के लिए। अब मैं इसका एक रियल एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी फॉर्म भरते हो कोई भी एग्जाम का, तो वहाँ पे आपका मार्क्स परसेंटेज पूछा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है। वहाँ पूछने का यही लॉजिक होता है कि जैसे मान लो कि आपकी यूनिवर्सिटी अलग थी, दूसरे की यूनिवर्सिटी अलग थी, आपका यूनिवर्सिटी का मार्किंग सिस्टम अलग है, उस यूनिवर्सिटी का मार्किंग सिस्टम अलग है। मान लो कि आपकी मार्किंग जो सिस्टम है वो 1000 नंबर में डिसाइड करते हैं 4th ईयर में, दूसरे के कॉलेज में 5000 में डिसाइड करते हैं, तो दोनों के बीच में कंपेरिजन कैसे होगा? परसेंटेज के फॉर्म में ही तो होगा ना। यहाँ पर अगर मैं बोलता बच्चों ध्यान देना कि दोनों सेम एग्जाम दे रहे हैं, मतलब सेम एग्जाम देने का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम मार्क्स दोनों का इक्वल होता है। जब मैक्सिमम मार्क्स दोनों का इक्वल होता है, अब इन दोनों में से जो ज़्यादा नंबर पाता है उसको हम लोग बोलते हैं वो अच्छा है। लेकिन ये दोनों का मैक्सिमम मार्क्स क्या है यहाँ पे अलग अलग है। तो ये होता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। परसेंटेज का यूज करते हैं हम लोग कंपेरिजन करने में। तो देखो बच्चों, परसेंटेज पढ़ने से पहले एक चीज़ आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई परसेंटेज दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जो भी फ्रैक्शन दिया रहता है बच्चों उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो और जो नंबर आएगा वही परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 50% आ जाएगा। यानी कि 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपसे 1/3, तो 1/3 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 100 का मल्टीप्लाई करोगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 33/1/3%। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो तो 33.3% भी लिखा जा सकता है डेसिमल फॉर्म में। सिमिलरली मान लो अगर मैं बोलूँ 1/4 कितना परसेंट है, तो 1/4 के लिए क्या करोगे? 1/4 × 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। उसी तरह अगर 1/5 को बोलूँ कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 1/5 × 100 कर दोगे, ये आ जाएगा 20%। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस फ्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई, तो 100 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज हमको पहले से पता होना चाहिए। जब कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज हमको जो बार बार यूज होते हैं उनको हमको याद होना चाहिए। जैसे 1/2 का, तो 1/2 का कितना अभी निकाले थे हम लोग, में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार यूज होगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ। 1/2 कितने के बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। क्लियर है? अगर 1/3 बोलूँ तो 1/3 किसके बराबर होता है? तो 1/3 अभी निकाले थे 33/1/3%, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 33.3%। उसी तरह अगर 1/4 बोले बच्चों तो 1/4 कितना होता है? 25% होता है। 1/5 कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, ये डेटा आपको याद होने चाहिए बच्चों। 1/6 बोलूँ तो ये होता है 16 2/3%। अगर इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखें तो हम डेसिमल फॉर्म में बोल सकते हैं 16.67%। उसी तरह 1/7 का आपको पता होना चाहिए। तो 1/7 का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 14 2/7% होता है ये। या फिर इसको लिखे तो हम ऐसे बोल सकते हैं डेसिमल फॉर्म में लिखे 14.28 होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे 1/8 कितना होता है, तो 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है बच्चों, फ्रैक्शन होता है, इसका परसेंटेज जो होता है वो होता है 12.5%। क्लियर है? ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम याद होनी चाहिए। 1/9 का भी आपको याद होना चाहिए। 1.9 का होता है बच्चों, 1/9 का अगर निकालोगे तो 11 1/9% हो जाता है। या फिर इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं 11.1% होता है। उसी तरह 1/10 का, ये तो सबको पता होगा, 1/10 का कितना होता है? 10% होता है। उसी तरह 1/11 का अगर हम लोग निकाले बच्चों तो 1/11 का निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 1/11%। अगर इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो 9.09% होता है। ठीक है, उसी तरह अगर 1/12 का कुछ बोलूँ बच्चों तो 1/12 का भी आपको याद होना चाहिए 8 1/3% होता है। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में बोलूँ मैं तो इसको डेसिमल फॉर्म में बोलेंगे तो 8.33% होता है। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे बोलूँ कि 1/13 का बताओ, 1/14 का बताओ, तो 1/13 का अगर मैं बोलूँ तो 1/13 का भी याद होना चाहिए। ये रेयरली यूज होता है लेकिन आपको याद होना चाहिए 7/9/13% होता है। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा 7.7% होता है। क्लियर है? उसी तरह 1/14 का अगर बोलूँ तो 1/14 का भी आपको याद होना चाहिए 7 1/7 होता है, परसेंट होता है। यानी इसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 7.14% होता है। उसी तरह 1/15 का आपको पता होना चाहिए। तो 1/15 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों ये होता है 6 2/3%। ठीक है, 6 2/3%, और ये होता है 6.67%। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसान रहेगा
क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो बच्चों, अगर आप गेट का पेपर केवल देने जा रहे हो तो वहाँ पे कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से अगर कहीं यूज हो रहा है तो। लेकिन आप पब्लिक सेक्टर का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये डेटा अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन को सेकंड में ही सॉल्व कर पाओगे आप, नहीं तो आपको मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। वैसे ये फ्रैक्शन याद करना बहुत आसान है। देखो 1/2 का तो सबको पता है, आप आराम से निकाल लोगे। 1/3 का भी सबको पता होता है, 1/4 का पता होता है, 1/5 का पता होता है। 1/6 का बहुत लोगों को डाउट होता है, तो 1/6 में 6 आता है, बस याद रखो। तो 1/6 में 6 आता है तो 16.67% हो जाता है, याद रखना ऐसे करके। 7 का याद करना बहुत आसान है। 7 का डबल कितना होता है? 14 होता है। 14 का डबल कितना है? 28 होता है। बस ऐसे करके याद रखना, आपको याद हो जाएगा 7 का। 8 का सबको पता है, 12.5% होता है। 1/9 का याद करने का तरीका देखो, 9 और 11 को एक साथ रिलेट करो तो 9 में 11 यूज होता है और 11 में 9 यूज होता है। देखो कैसे, 9 का जब लिखोगे तो 11.1 लिखते हो। ठीक है, अगर 1/11 का लिखोगे तो 9 यूज होगा तो 9.09% होता है। तो ऐसे करके 9 और 11 का याद कर सकते हो। 10 का सबको पता ही है, पहले से याद ही रहता है। 12 का याद करना चाहिए, 12 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में यूज होगा ये। तो 12 का होता है 8.33%। ठीक है, 13 का याद करना बहुत आसान है, 7.7। ठीक है, आप याद कर सकते हो। 14 का देखो बच्चों, 14 का याद करने का सिंपल तरीका है। 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर 7 लिख लिया, उसका डबल कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 7 का भी याद करना आपको आसान है। 15 का लिखना तो कैसे करोगे बच्चों? तो 15 का भी याद कर सकते हैं। 15 का होता है 6.67। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए। अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई परसेंटेज दिया है, मान लो कि हमको दिया है 50%, इसको परसेंटेज में चेंज, फ्रैक्शन में चेंज करना है बच्चों। तो देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए हम लोग क्या करते थे? फ्रैक्शन से 100 का मल्टीप्लाई करते थे ना। उसी तरह परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे 100 से। क्लियर है? तो देखो, जब इसको 50% को हमको फ्रैक्शन में करना है तो 50 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ आपसे कहीं 25% दिया है, 25% का मतलब इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25/100 कर लो, 100 से डिवाइड करो तो ये 1/4 फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको मान लो दिया हुआ है 30% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 30/100 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि 70% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो बच्चों क्या करोगे आप? 70 में 100 का डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 7/10, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर है? तो आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, और फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मोस्टली जो हमारे एग्जाम में 99% ज़्यादा यूज होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत कम यूज होता है। तो बच्चों ये तो बेसिक कन्वर्जन था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब बच्चों क्या होता है कि देखो, परसेंटेज अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो कुछ टर्म रिलेटेड होते हैं परसेंटेज से, जो बहुत लोगों को डाउट होता है उस टर्म में। अगर वो टर्म क्लियर होंगे तो परसेंटेज के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 2-3 टर्म है, मतलब 2-3 पॉइंट है परसेंटेज से रिलेटेड, उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू परसेंटेज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि 5% आप 200 निकाल के बताओ क्या होगा, तो 5% आप 200 निकालना है तो क्या करोगे? तो देखो बच्चों, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट फिर से एकदम यहाँ पे क्लियर कर लेना, मैं एक बार समझा रहा हूँ। किसका हमको 5% निकालना है? 200 का 505% निकालना है। तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? इसका पहले 1% निकालेंगे 200 का, और 1% की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% की वैल्यू आ जाएगी। अब किसी भी नंबर का 1% की वैल्यू निकालने का मतलब ये हो गया कि उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और कोई नंबर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पर हम 200 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई, याद रखना। ये जब 1% की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों, तो इसमें क्या करोगे आप? कितना परसेंट की निकालना है? 5% की। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 10, यानी 5% ऑफ 200 कितना आ जाएगा? 10 आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं सिमिलरली बोलूँ बच्चों कि 200% ऑफ 5 निकालो, 200% ऑफ 5, तो 200% ऑफ 5 का मतलब समझो बच्चों, अगर हम सिमिलर कॉन्सेप्ट में देखें तो 5 का हमको निकालना है 200%, तो पहले 5 का 1% निकालेंगे। अब जब 1% पता चल जाएगा उसको 200 गुना कर देंगे तो 200% पता चल जाएगा। तो 5 को पहले हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो देगा, ये जो आएगा 1% की वैल्यू आएगी,
1% की वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ पे जब 1% की वैल्यू आ गई तो इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200% की वैल्यू आ जाएगी और ये जो हो जाएगी बच्चों 10। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 10 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 10 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% ऑफ 200 निकालो या फिर 200% ऑफ 5 निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A होता है। ये होता है। क्लियर है? अगर ये होता है, ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। याद क्या, इसको ध्यान में रखना है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बच्चों, इसका यूज कहाँ पे? आप बोलोगे सर इसका यूज कहाँ होता है? तो देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे A% ऑफ B निकालना टफ होगा लेकिन B% ऑफ A निकालना वहाँ पे आसान होगा। तो जहाँ पे अगर A% ऑफ B निकालना टफ होगा वहाँ पे B% ऑफ A भी निकालेंगे तो दोनों इक्वल आएगा, तो हम उस वहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखो बहुत सारे सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो SSC की तैयारी करते हैं, वहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया जाता है कि A% ऑफ B की जगह पर B% ऑफ A कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A होता है। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, तो देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या करना है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आया था X% ऑफ Y प्लस Y% ऑफ X इज इक्विवेलेंट टू, ये गेट 2016 में आया था। इन दोनों का सम किसके बराबर है? अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो देखो X% ऑफ Y, Y% ऑफ X, जैसे आप देखोगे बोलोगे सर ये तो दोनों सेम है, तो हम एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों में से किसी को लिख लेते हैं, जो मर्जी आपको। आप बोल सकते हो ना कि X% ऑफ Y बोल देते हैं, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, या फिर Y% ऑफ X भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल, हमको पहले से पता है। अब इसको हमको सॉल्व करना है बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखना है। X% ऑफ Y मतलब Y का हमको X% निकालना है, तो पहले Y का 1% निकालेंगे। जब 1% की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको X% निकालेंगे। तो Y का 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1% की वैल्यू दे दिया। जब 1% की वैल्यू दे दिया, हमको निकालना है X%, तो X का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 2XY/100। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले टर्म को देख के आप क्या समझते हो कि XY/100 है, तो XY/100 का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये एक XY का, इसका मतलब हो गया कि XY का 1% का वैल्यू दिया हुआ है। ये बात आप समझ पा रहे हो? क्योंकि किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो 1% की वैल्यू देता है, तो XY का 1% का वैल्यू दिया हुआ है। ये एक समझ में आ गया आपको? 1% की वैल्यू दिया, उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये टोटल जो ये जो टोटल जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2% ऑफ XY। कितने लोग बोलेंगे एकदम क्लियर हो गया ये कि 2% ऑफ XY दिया है। केवल इसको देख रहे हैं तो 1% ऑफ XY दिया हुआ है क्योंकि XY को 100 से डिवाइड किए हैं और 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 2% ऑफ XY दिया है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन गेट में आपको दिखेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट को समझते हैं बच्चों। तो सेकेंड पॉइंट एक टर्म है, टर्म चेंज जो टर्म है यूज होता है बार बार क्वेश्चन में, तो एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चेंज जो होता है बच्चों 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है बच्चों एब्सोल्यूट चेंज होता है और दूसरा होता है परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये दोनों का एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे आपके 99% एग्जाम में परसेंटेज चेंज पूछा जाता है, एब्सोल्यूट चेंज बहुत कम पूछा जाता है। 99% केस में परसेंटेज चेंज पूछा जाएगा। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो कि 2018 में आपके पास 500 रुपए थे और 2019 में वो पैसा 800 हो गया, मतलब और आप सेविंग कर लिए तो 800 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ 2019 में, ध्यान रखना बच्चों, तो जो एब्सोल्यूट चेंज आपसे पूछा जाएगा 2019 में पूछा जाएगा, क्योंकि 19 में अगर एब्सोल्यूट चेंज निकालना हो तो प्रीवियस ईयर से निकालोगे। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? 800 माइनस 500 और ये आ जाएगा 300। तो एब्सोल्यूट चेंज की जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300। क्लियर है? अब देखो 2019 में निकाले हम लोग, ध्यान रखना। अगर इसी में पूछा होता कि एब्सोल्यूट चेंज 2018 में कितना है तो आप नहीं निकाल पाते। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2017 की वैल्यू दिया होना चाहिए, तभी आप उससे कंपेरिजन कर दे, कंपेरिजन करके आप बता सकते थे। तो जिस ईयर में एब्सोल्यूट चेंज पूछा है उसके प्रीवियस ईयर का डेटा आपको पता होना चाहिए, तभी आप एब्सोल्यूट चेंज बता सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरा ये है कि परसेंटेज चेंज अगर पूछेगा कि 2019 में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है बच्चों, तो इस बात को समझने के लिए देखो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है कि देखो पहले आपके पास 500 था, अब आपके पास 800 हो गया, तो कितना बढ़ा है बच्चों?
300 बड़ा है, तो आप सीधा से बोलोगे सर 800 माइनस 500, ये 300 बड़ा है। अब बच्चों ये बताओ, ये जो बढ़ा हुआ आप देख रहे हो, कैसे बता पा रहे हो कि ये बड़ा है? क्योंकि आप इस डेटा को देख रहे हो, 500 को देख के ही बोल पा रहे हो कि ये 500 से 800 जो रहा है तो ये बढ़ा है। तो किसके बेसिस पे बोल रहे हो? ये 500 के बेसिस पे बोल रहे हो। यानी कि जो बढ़ा हुआ जो क्वांटिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्रीवियस डेटा पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ प्रीवियस डेटा 500 है, तो यहाँ पे 500 से डिवाइड हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो बच्चों आ जाएगा ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 60%। अब ये बढ़ा है तो यहाँ पे इंक्रीज का मतलब अपर एरो लगा दे रहे हैं कि 60% से बढ़ा है। अगर यहाँ से 500 से 400 हो जाता तो यहाँ पे 100 बाई 500 तो यहाँ पे क्या आ जाता है? डिक्रीज आता है। तो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट ऐसे निकालते हैं या परसेंटेज डिक्रीमेंट ऐसे निकालते हैं। बच्चों याद रखना कि कोई भी डेटा अगर आपसे कोई पूछे कि 2019 में परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो आप बोलोगे सर पहले 2018 का डेटा आप दो मुझे। जब 2018 का डेटा दोगे तभी हम 2019 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वह तभी बता पाएंगे, क्योंकि हम 2018 के डेटा को देखेंगे तभी तो बताएंगे कि 2019 में कितना बढ़ा है। थर्ड पॉइंट में हम लोग बच्चों देखने वाले हैं कि किसी नंबर को गिवन परसेंटेज से इंक्रीज करना है या फिर गिवन परसेंटेज से डिक्रीज करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीज को सीखते हैं और फिर डिक्रीज को समझेंगे, ठीक है। तो पहले इंक्रीज को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 40 को इंक्रीज करना है बाई 20% से। इसका मतलब समझो, पहले इसका मतलब समझो आप। 40 को इंक्रीज करना है, अपर एरो का मतलब हमने माना है इंक्रीज, ठीक है। अपर एरो जहाँ भी लिखूंगा मतलब समझना इंक्रीज की बात कर रहा है, और डाउनवर्ड एरो जहाँ बनाऊंगा मतलब वहाँ डिक्रीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर एरो बना है मतलब 40 को इंक्रीज करना है बाई 20% से। तो इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में आपको बोलूँ बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 40 को 20% से बढ़ाना है। अब 20% से बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि 40 का 20% निकालेंगे और 40 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है? किसी भी क्वांटिटी में किसी परसेंट से इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि उस क्वांटिटी का उतना परसेंट निकालें और उसी क्वांटिटी में ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे 40 को इंक्रीज किया गया 20% से, इसका मतलब ये हो गया कि जो 40 था 40 रहेगा और उसमें 40 का 20% निकालेंगे और ऐड कर देंगे। अब 40 का 20% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पहले 40 का 1% निकालेंगे। तो 40 को 100 से डिवाइड किए तो 1% की वैल्यू आ गई, और हमको निकालना कितना है? 20%। तो यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहाँ से 40 कामों ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा 1/5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 40 इंटू 1.2। तो ये जो 40 में देखो यहाँ पर ध्यान से, तो 14 में 1.2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। तो अगर 40 से इंक्रीज करना है, 40 को इंक्रीज करना है 20%, तो उसमें डायरेक्ट हम 1.2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ बच्चों कि 40 को आप इंक्रीज करो बाई 30% से, 20 को हटा के मैंने 30% कर दिया। आप इतना नहीं लिखोगे, डायरेक्ट बोलोगे सर हम स्केलिंग फैक्टर का यूज करेंगे। और स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 40 जो रहेगा उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 30% से बढ़ाना है तो 1.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अगर सिमिलरली हमको 40 को इंक्रीज करना है 70% से, मान लो, तो 70% से इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि 40 में 1.7 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बोलूँ कि 40 को इंक्रीज करो 5% से, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान समझना। 40 को इंक्रीज करना 5% का मतलब हो जाएगा 40 इंटू 1.05। ये नंबर ध्यान रखना, यहाँ पे लोग क्या करते हैं 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं बोलूँ 40 को इंक्रीज करो 50% से, तो 50% इंक्रीज करने का मतलब हो जाएगा कि 40 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर 50% बोलेगा तो 1.5, 5% बोलेगा तो 1.05। क्लियर है? इन दोनों में बहुत डाउट होता है बच्चों को, तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों को रिलेट करके समझेंगे बातों को, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 40 को इंक्रीज करो 1% से, 1% से इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि 40 में हमको मल्टीप्लाई करना है 1.01 का, तो ये हो जाएगा 1% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 40 को इंक्रीज करो 100% से बच्चों, तो 100% से का मतलब क्या हो जाएगा? 100% का मतलब ये हो गया बच्चों कि 40 में 2 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 40 को इंक्रीज करो 300% से, तो 300% का मतलब क्या हो जाएगा? 40 में मल्टीप्लाई करना है हमको 4 से। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि अगर आप 100% इंक्रीज का मतलब तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 300% इंक्रीज का मतलब बोला जाता है तो वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, अगर आप किसी क्वांटिटी को
300% से बढ़ा रहे हैं तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म बोल दे रहा हूँ मैं कि अगर कोई क्वांटिटी ए है, इसको इंक्रीज किया गया है बाई, मान लो बाई, ठीक है, बाई 1700% से, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे आप? तो ए में आप बोलोगे सर ए में मल्टीप्लाई करेंगे 1700% से बढ़ाया गया है। 1700% से बढ़ाने का मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि 18 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, तो ये बात ध्यान पे रखना है आप, ठीक है। जितना दिया रहेगा उसमें एक बढ़ा, जैसे 1200 दिया रहता, 1200% मतलब 13 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 1500% दिया होता तो आप क्या करते? 16 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, ये बहुत लोग गलती करते हैं, तो इस 2 पॉइंट पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूँ डिक्रीमेंट का। अगर कोई क्वांटिटी दिया है और गिवन परसेंट से डिक्रीज करना है तो उसका मतलब क्या है बच्चों? तो उसको भी एकदम, अगर लेमन लैंग्वेज में ऐसे बोलूँ कि अगर मान लो कोई नंबर है, उसको उतने परसेंट से डिक्रीज किया जा रहा है, तो उसका उतना परसेंट निकाल के उसमें से घटाना होता है। सिंपल सा लैंग्वेज बोलूँ तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि 40 को डिक्रीज किया गया बाई 20% से, तो 40 में से 40 का 20% बस घटाना है। तो 40 में से माइनस लगाएंगे घटाने के लिए। अब 40 का 20% निकालने के लिए 40 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी। हमको निकालना है 20%, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा, ये हो जाएगा 40 का कॉमन लेते आ जाएगा 1 माइनस 1/5। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 40 × 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर 0.8 आएगा जब डिक्रीज करेंगे तो। क्लियर है? डिक्रीज करने का मतलब ये होता है बच्चों कि उतना परसेंट निकाल के उस नंबर में से घटा दो, बस सिंपल सा लैंग्वेज बोलूँ तो ये स्केलिंग फैक्टर आ गया। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि 40 को डिक्रीज करो बाई 30%, तो आप बोलोगे सर ये तो आसानी से कर सकते हैं। 30% से डिक्रीज करने का मतलब बोलोगे इतना हम क्यों लिखेंगे? डायरेक्ट 40 में 0.7 का मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलिंग फैक्टर से। अगर मैं बोलूँ कि 40 को डिक्रीज करो बाई 70% से, तो 70% का डिक्रीज करने का मतलब क्या करोगे? बोलोगे सर 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 का। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ कि 40 को डिक्रीज करो 5% से, तो 5% का मतलब समझना बच्चों, तो बोलोगे आप इंटू 0.95 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ कि 40 को डिक्रीज करो 50% से, तो 50% से डिक्रीज करने का मतलब ये हो जाएगा बच्चों 40 × 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों में बहुत लोगों को डाउट होता है। कई बार 5% पूछता है तो लोग उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि उसका हाफ कर रहे हो। हाफ करने का मतलब उसकी 50% की वैल्यू उसमें घटाए हो, तभी वो 50% बचा है। क्लियर है? अगर कोई बोले आपसे कि 1% घटाओ, तो 1% घटाने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 40 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.99 का। अगर मैं बच्चों बोलूँ आपसे कि 40% को डिक्रीज करो बाई 200% से, तो जो समझदार बच्चा रहेगा वो बोलेगा कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को हम 100% घटा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं घटा सकते। जैसे एग्जांपल में बोलूँ कि मान लो आपके घर में शक्कर रखा है 1 kg, ठीक है। मैं बोला कि आप 100% शक्कर को कंज्यूम कर जाओ, तो आप 1 किलो शक्कर खा जाओगे, ठीक है। 100% कंज्यूम कर लिए। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि आपके घर में 1 ही किलो शक्कर है, 200% शक्कर कंज्यूम कर जाओ, तो आप कैसे करोगे? आपके पास तो 100% ही केवल अवेलेबल है, 200% है ही नहीं है। तो किसी भी क्वांटिटी को, कि कोई भी क्वांटिटी को डिक्रीज करना है तो मैक्सिमम हम लोग 100% से ही डिक्रीज कर सकते हैं। और जब 100% से डिक्रीज करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो याद रखना बच्चों, मैक्सिमम हम लोग 100% से ही किसी क्वांटिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, और 100% से जब डिक्रीज करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। बस इतना कर सकते हैं। 101% भी नहीं कर सकते, 102% भी डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई क्वांटिटी आपके पास 100% है तो 100% ही घटा सकते, उससे ज़्यादा घटा नहीं सकते। बढ़ाने के केस में आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मैं एक बात बता दूं आप लोगों को बच्चों, ये जो थर्ड जो पॉइंट सीखे हम लोग, इसको हम लोग रेयरली यूज करेंगे। 95% जगह पे इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, केवल 5% जगह पे इसको यूज करेंगे। अब कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, वो आगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए स्केलिंग फैक्टर का, कि कितना स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो 5% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। 95% जगह पे ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। आप लोग को ये तीनों पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ बच्चों कि परसेंटेज में शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है।
मतलब देखो क्या होता है, गेट में आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर लोगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर में कैलकुलेटर नहीं होगा तो वहाँ पे आपको अपने माइंड से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि शॉर्टकट इन परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन में शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं, क्लियर है। तो देखो बच्चों, कोई भी नंबर है उसका अगर कोई परसेंटेज पूछा जाता है, अगर मैं बोलूँ बच्चों किसी नंबर का 1% निकालो, तो आप बोलोगे सर ये तो निकालना आसान है। कैसे आसान है? तो बोलोगे सर उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ किसी नंबर का 10% निकालो तो बोलोगे सर ये भी आसान है, क्योंकि उस नंबर को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10% की वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ किसी नंबर का 20% निकाल के बताओ बच्चों, तो बोलोगे सर ये भी निकालना आसान है, उस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही 20% की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि किसी नंबर का 25% निकालो तो बोलोगे सर ये भी निकालना आसान है, क्योंकि उस नंबर को 4 से डिवाइड करूँगा मैं तो जो नंबर आएगा वो 25% की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अगर 50% की वैल्यू निकालना है तो बोलोगे सर ये भी आसान है निकालना। कैसे आसान है? तो बोलोगे सर जो नंबर दिया उसका आधा निकाल दो, जो आधा कर देंगे वही क्या हो जाएगा, 50% की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि 33.3% निकालो तो बोलोगे सर ये भी निकालना आसान है। कैसे निकालना आसान है बच्चों? तो बोलोगे जो नंबर दिया रहेगा उसको सर 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 33.3% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कैसा भी हो नंबर, टफ नंबर हो, ईजी नंबर हो, सबका ये परसेंटेज निकालना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि कैसे आसान है। बच्चों अगर मैं बोलूँ कि 1% ऑफ, एक सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ, 1% ऑफ 300 निकाल के बताओ कितना होगा। तो बोलोगे सर ये क्या पूछ दिए, ये तो बहुत आसान है। 1% 300 का निकालना है तो हमको 1% वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि 10% ऑफ 300 निकाल के बताओ, तो बोलोगे सर 10% भी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जो नंबर उसको 10 से डिवाइड कर दो तो 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ बच्चों कि 20% ऑफ 300 निकाल के बताओ कितना होगा, तो बोलोगे सर ये तो बिना पेपर वर्क हम कर सकते हैं, 20% निकाल सकते हैं। कैसे? जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 60 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक और ट्रिक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि जब हमको 10% की वैल्यू 30 पता है, 20% निकालना है, तो इसका 2 गुना कर देंगे ना, तो इसको जब 2 का मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है तो हम यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। यानी कि 10% की वैल्यू पता है तो उसको डबल कर देंगे तो 20% की वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। क्लियर है? अब यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते थे कि 1% की वैल्यू पता है हमको और हमको 10% निकालना है तो 10 गुना कर देंगे जो नंबर पता है, यानी कि 3 में 10 गुना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि 10 का मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर है? ऐसे भी सोच सकते थे आप। अगर मैं बोलूँ बच्चों आपको 25% की वैल्यू बताओ, तो 25% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ? अगर 25% बोलूँ मैं निकालने के लिए क्या करोगे? बोलोगे सर ये तो आसान है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करना है तो कितने बोलेंगे कि सर 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25% निकालना आसान है। अगर मैं बोलूँ कि 50% आप 300 बताओ, तो बोलोगे सर ये भी बता देंगे बिना पेपर वर्क किए हुए, इसका आधा करना, आधा कितना होगा, 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे भी सोच सकते थे कि 25% की वैल्यू हमको 75 पता है, अब 50% निकालना है तो जस्ट इसका डबल करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 75 का डबल कितना होता है, 150 होता है। तो ऐसे भी हम सोच सकते थे। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि आप 33.3% निकालो, ठीक है, आप 300, तो बोलोगे सर ये भी निकालना आसान है, तो बिना पेपर वर्क किए कर सकते हैं। आपको 3 से डिवाइड करना है नंबर को, तो 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ आपसे बच्चों तो 66.67% निकाल के बताओ कितना होगा, तो बोलोगे सर ये इसका जस्ट डबल है, इसका जस्ट डबल है, तो ये नंबर को भी हम डबल कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलोगे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज़? अगर मैं बोलूँ बच्चों कि आपसे 5% आप 300 निकाल के बताओ, तो बोलोगे सर 1% की वैल्यू 3 है, 5% निकालना है तो 5 गुना कर देंगे, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। या फिर ये ऐसे नहीं सोच के उल्टा सोच सकते थे कि 10% की वैल्यू 30 दिया है तो हमको 5% निकालना, तो 10% को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% आ जाएगा, तो 30 का आधा करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 आ गया यहाँ पे। क्लियर है? तो ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। अब मैंने ये इजी नंबर लिया था। अगर मैं बोलूँ बच्चों, आपसे ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ कि 77% ऑफ 300 निकाल के बताओ कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है आपको 77% ऑफ 300। तो कैसे निकालोगे बच्चों? तो देखो निकालने का तरीका क्या होगा कि आप ऐसे सोचोगे कि 300 दिया है,
इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई। जब 1% की वैल्यू आ गई तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 77 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77% की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो ऐसे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना, लेकिन यहाँ पे इजी नंबर 300 है तो आप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसान से। लेकिन मान लो यहीं पे 333 रहता तो ये ऐसे कैलकुलेट करना टफ होता। तो ऐसे हमको कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है। हमको करना क्या है तो देखो मेथड 1 देखो बच्चों, हमको ऐसे सोचना है कि हमको 77% निकालना है। तो हम लोग 80% में से अगर मैं बोलूँ कि 3% घटा दो तो 77% आएगा कि नहीं आएगा। अब 80% की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है कि इसकी 10% की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 10% की वैल्यू 30 है तो 80% की वैल्यू क्या होगी 8 गुना होगी। तो 30 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा डायरेक्ट 80% का। अब 3% की वैल्यू निकालना है तो 3% की वैल्यू निकालने के लिए 1% की वैल्यू 3 है तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यानी कि 240 में से 9 घटाएंगे तो 231। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। या फिर हम ऐसे सोच सकते थे बच्चों कि 77% निकालना तो 75% निकाल ले और 75% निकालने के बाद उसमें 2% की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो भी 77% की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने 75 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि पता है कि 25 का मल्टीपल है तो 25% की वैल्यू हमको पहले से पता है तो उसका 3 गुना करेंगे तो 75% आ जाएगा। तो 25% की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पे देखो 25% की वैल्यू 75 आई है तो हमको इसको 3 गुना करना। तो 75 में का 3 गुना करेंगे तो 225 आता है तो ये 225 हो जाएगा। और 2% की वैल्यू 1% की वैल्यू 3 है तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 225 और 6 कितना होता है 231। देखो यहाँ भी 231 आ रहा है, यहाँ भी 231 आ रहा है तो 77% निकालना आपके लिए आसान हो गया। तो आप ऐसे निकालना है, आपको ऐसे कैलकुलेट करना है या ऐसे कैलकुलेट करना है। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ बच्चों तो आपको जो परसेंटेज निकालना है उसको ऐसे परसेंटेज में ब्रेक करना है ताकि वो जो परसेंटेज है इसमें से कोई कन्वर्ट इसमें से किसी टाइप का बन जाए ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। एग्जांपल एक और लेता हूँ मैं बच्चों, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ बच्चों आपसे कि 98% ऑफ 300 निकाल के बताओ कितना होगा। बोलोगे सर इसको बहुत लोग तो ऐसे करेंगे कि 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, फिर 98 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कितने लोग एकदम दिख गया कि सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि सर 100% में से 2% घटा देते हैं तो आपका 98% आ जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 300 होगी। जब 100% की वैल्यू 300 होगी और 20% की वैल्यू निकालना 2% की वैल्यू निकालना है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो 300 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 294 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये मेथड 1 मान लो मेथड 2 से भी कर सकते थे। मेथड 2 से कैसे करेंगे तो आपको 90% प्लस 8% करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड 1 ईजी है कैलकुलेट करना मेथड 2 से। तो मेथड 1 को प्रीफर करेंगे, मेथड 2 को प्रीफर नहीं करेंगे। हमेशा हम लोग ईजी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ईजी नंबर को लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, मान लो एक थर्ड एग्जांपल ले लिया। मैं अगर आपसे बोलूँ बच्चों कि आप एक काम करो, मुझे 39% ऑफ 300 निकाल के बताओ कितना होगा। तो बोले 300 बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है तो बोलोगे सर 39 निकालना है तो 40% की वैल्यू निकालेंगे और उसमें से 1% की वैल्यू घटा देंगे। 40% की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। 10% की वैल्यू 30 है तो उसको 4 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 और 1% की वैल्यू 3 है तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 117। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 117। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर है। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन जब परफॉर्म करने लगोगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे 300 नंबर लिया था जो आसान था, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान था तो आपने इजीली समझा दिया। बच्चों मैंने 300 जो नंबर इसलिए लिया था इजी नंबर ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं आप अच्छे से समझा सकूं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपके सामने एक टेढ़ा मेढ़ा नंबर लेता हूं, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये मेथड जो अभी हम लोग सीखे हैं क्या अप्लाई करने पे काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। अब मैं बच्चों आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो मैं बोला आपसे कि एक काम करो बच्चों 45% ऑफ 333 निकाल के बताओ। ये नंबर टेढ़ा है, यहाँ 300 ना करके हमने क्या कर दिया 333 कर दिया। 45% ऑफ 333 करके निकाल के बताओ। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको करने का एक तरीका हम लोग देखो, पहला मेथड ऐसे कर सकते हैं हम लोग, आसान तरीका कि पहला मेथड ऐसे कर सकते हैं कि हमको 45% निकालना है इसका तो हम लोग 50% निकालेंगे इसका और उसमें से क्या करेंगे 5% घटा देंगे। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो इसका 50% कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ, तो हाफ निकालोगे तो हाफ निकालना बहुत आसान है। 2 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को आसान होता है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा,
फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 50% की वैल्यू 166.5। क्लियर है? अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, और 5% की वैल्यू निकालना, तो 5% की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसकी 1% की वैल्यू कितनी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33.3, तो 10% की वैल्यू 33.3 हो गई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5% की वैल्यू। याद रखना हमने ऊपर 10% की वैल्यू लिखा है और 2% से डिवाइड किया, मतलब इसको हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 10% डिवाइडेड बाई 2%। क्लियर है? तो ये 33.2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना एकदम आसान है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1667। अब इसको डिफरेंस ले लोगे बच्चों, तो जब डिफरेंस इसका लोगे बच्चों तो ये 16 यहाँ से घटेगा, तो नियरली कितने लोग बोलेंगे सर 150 के आसपास जो आएगा आंसर होगा। तो ऑप्शन आपके पास 4 दिया रहता है बच्चों, तो 4 ऑप्शन A B C दिया रहेगा आपके सामने A B C D, तो जो ऑप्शन 100 के 50 के क्लोज होगा आप उसको टिक कर देंगे। और अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप बोलोगे बच्चों, आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि सर ये ज़्यादा लिए, ये कम लिए हैं तो ये ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक्चुअल आंसर इससे कम आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए 149 से 150 के बीच में जो ऑप्शन दिया रहेगा वही करेक्ट होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, अगर मैं बोलूं आपसे कि 63.3% आप निकालो ऑफ 666, मैं आपसे बोल दिया कि ये कैलकुलेट करके बताओ, तो ये देखो टेढ़ा नंबर लिया है मैंने। अब इसके हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना है, तब क्या करोगे, आपको पता है बच्चों कि हम एक काम कर सकते हैं कि 60% निकालें, इसको निकालने के लिए 60% निकालें और प्लस 3.3% निकाल लें। अब बच्चों देखो जैसे आप 3.3% निकालोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि इसको आप लिख सकते हो 33.3% डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हो क्या। अब ये 33.3% निकालना तो आपके लिए आसान होता है क्योंकि ये 1/3 करने पा जाता है। तो देखो इस 60% निकालने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 60% निकालना है तो आप बोलोगे सर इसे काम करो 66, ये 10% की वैल्यू इतनी हो गई, अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6% की वैल्यू आ जाएगी। अब 33.3% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 में 3 का डिवाइड करना पड़ेगा और ये 10 से पहले से डिवाइड है, इसको कैलकुलेट कर लो तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 9 36 और 9, ये आ जाएगा 339, मतलब नियरली 400 ये आ जा रहा है। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 20, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा 22.2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 22.2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा नियरली 422.2। तो इसका आंसर आ जाएगा 422.2 के आसपास जो आपका आंसर आ रहा होगा उसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगर आप इसको अगर आप ऐसे मेथड से सॉल्व करते, सपोज करो आप ऐसे सॉल्व करते कि 666 को 100 से डिवाइड करते तो 1% की वैल्यू आती, फिर आपको निकालना पड़ता है 63.3 का, तो 63.3 का मल्टीप्लाई करते। तो जब आप ऐसे कैलकुलेट करते तो बहुत टाइम लग जाता, और ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। और 4 ऑप्शन आपके सामने जब दिया रहता है ना तो आप अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर मान लो इसी पे आपको ऑप्शन दिया होता 500 दिया होता, 422 दिया होता, फिर 600 दिया होता, 700 होता, तो आप जैसे आप यहाँ पर देखें आपको देख के लग जाएगा कि जो भी आंसर आएगा 400 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता था, ये आंसर नहीं हो सकता था, ये आंसर नहीं हो सकता था, तो डायरेक्ट बिग टिक करते आप आगे बढ़ जाते। क्लियर है? तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने से कई बार क्वेश्चन में आसान हो जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा कि कैसे अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो बच्चों आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको कुछ कैलकुलेट करके बताना है। देखो आप घर पर बैठना ऐसे 10 नंबर लिखना, ठीक है, उसका कुछ परसेंट निकालना। जैसे आपके दिमाग में कोई भी नंबर है, जैसे मैं बोलूँ कि 39% आप 39, तो 39% आप 39 कितना होगा उसको आप पहले अपने दिमाग से कैलकुलेट करना जो बताया, उसके बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैच कराना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे करके 10 एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट करना, उसको कॉपी पे लिखना और कैलकुलेट करना, और फिर कैलकुलेटर से आंसर निकाल के मैच करना। जब ऐसा करोगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको पॉइंट नंबर 3 में कि किसी भी नंबर को गिवन % से इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करते हैं। देखो ध्यान से, तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैं वहाँ पर बोला था कि 40 को इंक्रीज करो बाई 20% से, तो मैं आपको क्या बोला था वहाँ पे कि बच्चों 40 में स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 40 × 1.2 कर देंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ऐसे कैलकुलेशन हम परफॉर्म नहीं करेंगे। मैं बोला था कि केवल 5% जगह यूज होगा, 95% जगह ऐसा यूज नहीं करेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो बच्चों ध्यान से समझना।
40%, 40 को इंक्रीज करना है 20% से। इसका मतलब ये हो गया कि जो 40 था वो 40 रहेगा, उसका 20% निकाल के उसमें ऐड करना है। तो आप खुद सोचो कि 40 तो रहेगा ही और इसका इसमें 20% निकाल के ऐड करना है। तो 40 का 20% निकालना बहुत आसान है। 40 का 10% 4 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 इसमें ऐड कर देंगे, ये 20% की वैल्यू हो जाएगी। तो जब 20% की वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 48 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैं लिखा था इसलिए ताकि आप समझ पाओ, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे मैं बोलूँ कि 40 को इंक्रीज करो बाई 30% से, तो आप क्या बोलोगे, सर 40 का 30% निकालते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। तो 40 का 30% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 तो पहले रहेगा ही, और 30% निकालने के लिए 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 10% की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 52। आपका आंसर हो जाएगा 52। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ बच्चों, अब मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि 555 है, इसको इंक्रीज करना है बाई 20% से, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप ऐसे बोलोगे क्या कि फिर 555 इंटू 1.2 का मल्टीप्लाई करो, तो टाइम लगेगा ना। ऐसा नहीं करना है आपको कैसे करना है कि आपको 555 तो रहेगा ही, इसका 20% निकाल के ऐड करना है। तो बच्चों इसका 10% अगर निकालोगे बच्चों, 55.5% होगा, 10% की वैल्यू 20% निकालना है तो उसका डबल करना है। तो 55 का डबल कितना होता है, 55 का डबल 110 होता है, और 0.5 का डबल 1 होता है। तो ये कितने ले बोलेंगे सर, यहाँ पे 111 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 111 ऐड कर दोगे तो 666 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते तो बहुत टाइम लगता कि नहीं लगता, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेट कितने आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि मान लो, अगर मैं बोलूँ कि 799, ठीक है, को इंक्रीज करो बाई, अगर मैं बोलूँ कि 25%, तो बोलोगे सर इसको अगर हमें निकालना है तो 799 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 का, तो ये तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कितने ले बोलेंगे सर, इसको 25% से इंक्रीज करने का मतलब इसका 25% निकालना और ऐड कर लेना। तो ये जो था वो तो रहेगा ही, और इसका 25% निकालना बहुत आसान है बच्चों, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो कितने ले बोलेंगे सर, इसको अप्रॉक्स हम लोग 800 मान लेंगे। जब 800 मान लोगे बच्चों, क्योंकि एक ही ज़्यादा है ना, तो आप ज़्यादा मान लो तो याद रखना जो आंसर आएगा उससे थोड़ा सा कम लेना है। तो 800 मान ले, तो 800 को 4 को डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसकी 25% की वैल्यू 200 हो जाएगी, यानी इसमें 200 ऐड करना है। तो 200 जब ऐड करोगे बच्चों तो ध्यान रखना ये 999 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 999 आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों कि ये जो आंसर आ रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा एक्चुअल में आंसर आना चाहिए 998 से लेके 999 के बीच में जो ऑप्शन दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है। तो ये तो इंक्रीमेंट की बात कर लिए। अब डिक्रीमेंट की बात करें तो डिक्रीमेंट में हमने आपको बताया था कि 40 को डिक्रीज करो बाई 20% से। तो हमने बोला था आपको क्या कि 40 में 0.8 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, स्केलिंग फैक्टर का। मैं आप लोग को ये भी बताया था कि 95% जगह इस कैलकुलेशन को यूज नहीं करना, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे बच्चों। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका 40 का 20% निकालेंगे और 40 में से घटा देंगे। तो 40 माइनस इसका 20% निकालना आसान है। 10% 4 है तो 20% 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 32। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 40 को डिक्रीज करो बाई 30% से, ठीक है, 30% से, तो 30% से जब डिक्रीज करोगे बच्चों तो आप क्या 40 इंटू 1.7 करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 40 में 0.7 का मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन 40 ना होकर कोई और नंबर आता तो मल्टीप्लाई करना टफ होता। तो हम लोग को आदत डालना है ऐसे कि 40 तो रहेगा, इसमें से इसका 30% घटाएंगे तो 10% 4 है, 10% 4 है, तो 30% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 28। तो आपका आंसर आ जाएगा 28। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 555 को आपको डिक्रीज करना है बाई 20% से, इसको डिक्रीज करना है, तो आप देखो यहाँ पे अगर आप 555 में 0.8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो आप बोलोगे सर इतना क्यों हम करेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे सोच सकते हैं कि 555 इसका 20% निकालना आसान है, इसका 20% निकाल के इसमें घटा देंगे, इसका 10% 55.5 होगा तो 20% कितना हो जाएगा उसका डबल। तो 55.5 में का डबल करेंगे तो कितना आता है बच्चों, 111 आता है। जब 111 घटाओगे तो 444 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सबको। अगर मैं बोलूँ कि 7999 को डिक्रीज करो बाई 25%, तो 25% डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, आप ऐसे करोगे क्या कि 799 इंटू 0.75,
ऐसे करोगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको पता है कि 799 लिखना है और उसमें से घटाना कितना है, इसका 25%। इसको नियरली हम लोग 800 मान सकते हैं। जब 800 मानेंगे तो 25% निकालना आसान हो जाएगा। 25% 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 200 इसमें से घटाना है। जब 200 घटाओगे बच्चों तो ध्यान रखना है, यहाँ पे 200 घटाओगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये जो आंसर है बच्चों, ये यहाँ पे ज़्यादा घटा रहे हो, इसका मतलब ये कम आ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा बच्चों, आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि 599 से लेकर 600 के बीच में जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, 95% ऐसे ही इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे 95% केस में। लेकिन 5% केस ऐसा होगा जहाँ पे ऐसे आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, आपको स्केलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ बच्चों कि A को इंक्रीज किया गया बाई 20%, ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब यहाँ पे A का 20% आप निकाल नहीं सकते और उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे, A में 1.2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आपको स्केलिंग फैक्टर यूज करना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा कि A को इंक्रीज करो बाई 5% से, तो A का 5% आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चों, तो यहाँ पे आपको स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1.05। सिमिलरली बच्चों, अगर डिक्रीमेंट में भी अगर मान लो कोई वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल को बोलेगा कि डिक्रीज करो बाई 20% से, तो यहाँ पे ये वेरिएबल इसका 20% निकाल के इसमें से घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे हमको स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो हो जाएगा 0.8। अगर कोई बोलेगा कि A को डिक्रीज करो बाई 5% से, तो यहाँ पे भी A को वेरिएबल है, यहाँ 5% नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0.95 का। क्लियर है ये बात आपको? तो आप यहाँ पे ये 5% केस में ये यूज होगा, ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी तक मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, जो जो मुझे लगा कि ये यूज होगा आप लोगों को। देखो, परसेंटेज में पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर के लिए यूजफुल है। अब मैं एक समरी बना देता हूँ, अभी तक जो भी पढ़ा है उसका एक समरी बता देता हूँ कि किस किस टाइप का कैलकुलेशन होगा और क्या क्या करना होगा, और उसके बाद हम लोग कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट। बच्चों देखो, यहाँ पे आपको समरी बना दिया, तो देखो जितना हम लोग सीखे हैं बच्चों ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपको जब हम CI पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, SI पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे टॉपिक में ये कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन आपको यूज होगा। ठीक है, यही कैलकुलेशन अगर आपको पता है, कैलकुलेट कर ले रहे हो, तो आपको CI इजीली सॉल्व कर लोगे, SI इजीली सॉल्व कर लोगे, प्रॉफिट लॉस इजीली सॉल्व कर लोगे, डिस्काउंट को भी इजीली सॉल्व कर लोगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। क्योंकि हर जगह यही कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है। तो आप एक काम करना, एक बार आप वीडियो देख लो, इसका नोट्स बना लेना और रिवाइज कर लेना 1-2 बार। जब आप ऐसा कर लेते हो तो आपको सारे टॉपिक आसान लगने लगेंगे, CI का हो, SI का हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो। अब मैं समरी में बताता हूँ बच्चों, देखो ये कोई भी टॉपिक लोगे, ये 3 टाइप का कैलकुलेशन आता है। ठीक है, 3 टाइप का कैलकुलेशन आता है। पहला कैलकुलेशन ये रहेगा बच्चों कि कोई नंबर दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि 30% से बढ़ा दो। इसका एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ, जैसे प्रॉफिट लॉस में बोलेगा कि ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि कोई प्रोडक्ट है, हम लोग खरीद के लाए हैं, उसको 30% से प्रॉफिट पे बेच दे रहे हैं, तो मतलब उसको 30% बढ़ा के बेच रहे हैं। यानी कि बेसिकली यही कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा। जब किसी क्वांटिटी को किसी परसेंट से इंक्रीज करते हैं, तब मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना है आपको। तो देखो 200 को यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, 30% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि 30% इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका 30% निकालना आसान है। तो 200 का 30% कैसे निकालेंगे बच्चों, तो 10% की वैल्यू 20 होगी, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। यानी कि इसमें +60 कर देंगे, और जब +60 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो इस टाइप का कैलकुलेशन आपको ऐसे परफॉर्म करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस टाइप का जब भी कैलकुलेशन आएगा आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे तो इंक्रीज दिया हुआ है, यहाँ पे तो इंक्रीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या करोगे, इसका मतलब कि 200 को 30% से घटाना है। ऐसा कैलकुलेशन आपके पास बार बार आएगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको बच्चों, तो बोलोगे सर इसको डायरेक्ट इसका 30% निकालेंगे और इसमें से घटा देंगे। इसकी 30% की वैल्यू 60 होगी, तो माइनस इसमें से 60 कर देंगे। जब -60 कर दोगे बच्चों, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी क्वांटिटी को किसी परसेंट से इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो हम लोग कैलकुलेशन ऐसे ही परफॉर्म करेंगे और कोई दूसरा मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो एकदम ये क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होगा, याद रखना। उसी तरह सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेशन आ सकता है कि कोई बोलेगा कोई क्वांटिटी इतनी है, उसको
कुछ परसेंट से बढ़ाया गया है और बढ़ने के बाद दे देगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 है, इसको बढ़ाया गया है, बढ़ने के बाद ये कितना हो गया है, 240 हो गया है। तो पूछेगा कितने परसेंट से बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको परसेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो परसेंट कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कोई ऐसे नहीं करेगा कि 240 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200, ऐसे तो हम लोग स्कूल में करते थे इंक्रीमेंट निकालने के लिए। तो ऐसे आपको परफॉर्म नहीं करना है। आप ऐसे सोचो कॉमन सेंस से कि कितने से बढ़ा है बच्चों, तो +40 से बढ़ा है। अब हमको ये निकालना है कि 40 200 का कितना परसेंट है। अगर आप 40 200 का कितना परसेंट है अगर आप निकाल लिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 200 का 10% कितना है, 20 है। 10% 20 है तो 40 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी कि इसको 20% से बढ़ाया गया है। बस ऐसे कैलकुलेशन करना है आपको। ये पैदल चलने वाला मेथड से कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली यहाँ पे तो बढ़ा है, अगर मान लो कोई क्वांटिटी घट रही है, जैसे 200 से 160 हो जा रही है, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हुई है, घटी है। अब क्वांटिटी घटी है तो कितने से घटी है बच्चों, तो देखो अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है कि 200 माइनस 160 करना होता है, फिर 200 से डिवाइड करके 100 से कैलकुलेट करना होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे सोचना है कितना घटा है यहाँ पे, तो 40 घटा हुआ है। और जब ये 40 घटा है बच्चों, 40 इसका कितना है ये आपको निकालना है। तो इसका 10% 20 है तो 40 कितना है, 20% है। यानी कि ये 20% से क्या हुआ है, घटाया गया है। इसको 20% से डिक्रीज किया गया है। तो ये दूसरा कैलकुलेशन हो गया, ये सेकेंड टाइप का कैलकुलेशन आएगा। और थर्ड टाइप का कैलकुलेशन देखेंगे बच्चों। थर्ड टाइप में क्या कैलकुलेशन आ सकता है हमारे पास कि कोई क्वांटिटी रहेगी, उसको बोलेगा कि 40% से बढ़ा रहे हैं, अब बढ़ने के बाद दे देगा, वो क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा। तो वहाँ पे उस क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस बात को समझेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं क्वांटिटी, मान लेते हैं कि x है, तो x को 40% से इंक्रीज करेंगे तो 420 आएगा। तो वही वेरिएबल वाला केस आ गया बच्चों, 5% वाला केस। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल है, इसका 40% निकाल के ऐड करके 420 के बराबर तो हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। स्केलिंग फैक्टर का मतलब ये हो गया बच्चों कि जब किसी क्वांटिटी को 40% से हम बढ़ाते हैं तो 40% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ, ध्यान से देना कि x को 40% इंक्रीमेंट करने का मतलब इसमें 1.4 का स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, 420 के। अब यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 1.4। यानी यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 420 डिवाइडेड बाई 1.4, ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी। अब बच्चों बार बार आप ऐसे नहीं बार बार ऐसे थोड़ी लिखोगे आप। इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका देखो, जब ये x था तो x से 420 हो गया, 40% से बढ़ाए थे। तो यहाँ पे हमने x में 1.4 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से यहाँ जाने में हमने 1.4 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको डिवाइड कर देंगे 1.4 से। तो वही तो किए हैं, ये 420 में 1.4 का डिवाइड कर दिए। सिंपल सा लॉजिक, क्लियर है। तो आपको ये सब लिखना नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्रीमेंट का केस है, ये यहाँ पे x है, इसको 40% से डिक्रीमेंट किया गया। तो 40% से डिक्रीज करने का मतलब आप क्या समझ रहे हो बच्चों, 40% से डिक्रीज करने का मतलब 0.6 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 0.6 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ से यहाँ आने में 0.6 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.6 का। यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 0.6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे सोचना है कि x में 0.6 का मल्टीप्लाई करने पर ये क्वांटिटी आ रही है ना। तो अगर इस क्वांटिटी से x निकालना है तो इसमें 0.6 का डिवाइड करेंगे, तो यही तो हम लोग किए, 0.6 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये 3 कैलकुलेशन आपका अगर स्ट्रांग है, ये 3 टाइप का कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है, आप इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट के क्वेश्चन आप 30 सेकंड विथिन 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, ठीक है। तो मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट था आपका, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप इजीली सारे आगे आने वाले टॉपिक को सॉल्व कर पाएंगे कम से कम टाइम में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग प्रॉपर इस वीडियो को देखें, एक एक चीज़ को समझें और एक एक पॉइंट का नोट्स बना लें। जब ऐसा आप कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपका जो लेक्चर होंगे बहुत आसान लगेंगे। तो बच्चों ये होम क्वारंटाइन वर्क है, ये आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट करके बताना है आपको। आंसर को कमेंट करने का तरीका आपको पता है, HQW लिखना है और उसके बाद आपको ऑप्शन लिख देना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर ए ऑप्शन सही है तो ए
लिखोगे, बी ऑप्शन आए तो बी लिख दोगे, जो आपको लगता है सही। लेकिन सॉल्व करना है। मैं उन लोगों से उम्मीद करता हूं जो लोग सीरियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। और आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इतना आप रिवाइज जरूर कर लेना। जब इतना रिवाइज कर देखो, ये जो मैंने ये लेक्चर बनाया ना, ये निचोड़ है, ये समरी है। अगर इतना आप अच्छे से कर लिए ना, मैं बता रहा हूँ 100% आने वाले सारे टॉपिक आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो आप नोट्स बनाना, रिवाइज करना, उसके बाद ही पार्ट 2 को आप देखना। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और पॉसिबल हो तो एक दूसरे को रिकमेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं डिजिटल बोर्ड ला दूँगा, लाइव क्लासेस होने लगेंगी, और मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूँगा, और साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आप ही लोग का बेनिफिट है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए। फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ से आपको क्या होगा कि डेली एक मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ जो कि इंजीनियरिंग सर्विस गेट और पीएसयू के लिए रिलेटेड होता है। तो आप एक डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो कर लीजिए। सेम क्वेश्चन यहाँ भी पोस्ट होता है, तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। और बाकी सारे अपडेट के लिए PDF हो या फिर कौन सा वीडियो अभी आया है, सबका लिंक जो है आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्टली 1 क्लिक से आप ज्वाइन कर सकते हैं।